हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं सबकी? तो फिर से हम आ गए हैं अपनी ये मुहिम लेकर। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीपीसीएस मेंस। बेसिकली ये हमारा जो फोकस है वो यूपीपीसीएस का जो मेंस होने वाला है उस पे रहेगा कि आपको आंसर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए जाएं कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच करने हैं। हमारा फोकस उस पे रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा, जो भी मैं मॉडल आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हम मॉडल आंसर दे रहे हैं इसमें, जो और वो मॉडल आंसर मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, मेरे खुद के मॉडल आंसर हैं। ठीक है, मैंने ये अपनी कॉपी में लिख कर, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने अपनी कॉपी में लिख कर उसके बाद उसे प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये देखिए, ये आज का मेरा सवाल है। ठीक है, ये मैंने पहले खुद की कॉपी में लिखा है, उसके बाद मैं इसको आप लोगों को सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये सब मेरा खुद का लिखा हुआ है। ठीक है, किसी और से मतलब कोई खाना पूर्ति नहीं कराई गई है। यहाँ पे हम बहुत सीरियस हैं आपके भविष्य को लेकर। ठीक है, तो ये फोकस हमारा रहेगा यूपीपीसीएस का जो आगामी मेंस है उसके लिए। ठीक है, बाकी आप कोई भी मेंस लिख रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी मेंस आप लिख रहे हैं, उसमें आपको फायदा जरूर होगा इस प्रोग्राम से, तो इसको फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। ठीक है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठीक है, आप सब ईश्वर को याद कर लीजिए, जिसमें भी आपकी आस्था है आप उसको याद कर लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो प्रश्न है, सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं जो आज आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूं जिसपे लोग ध्यान नहीं देते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा भी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है इतिहास से रिलेटेड या भूगोल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड या किसी स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसमें जनरली अगर सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्री क्वालिफाइड हैं, उनके पास मैटर होता ही होता है। तो वो अगर उसमें उनको 100-150 शब्द लिखने को कहे जाए तो वो लिख देंगे उसे। लेकिन हमारे पास मेन जो हमारा कंफ्यूजन होता है वो आता है करंट अफेयर्स के केस में। ठीक है, कि हमको पहले तो ये नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि हम करंट अफेयर्स, कौन सा करंट अफेयर्स प्री की दृष्टि से पढ़ें, कौन सा करंट अफेयर्स मेंस की दृष्टि से पढ़ें, तो ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो ये नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स को कि भाई उसमें 100-150 शब्द हम कैसे लिखें, क्योंकि हमने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए पहले चीज तो कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स में जो भी आप पढ़ें, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिए, ताकि आपके पास उस टॉपिक के लिए तकरीबन 100-150 शब्द रहें लिखने को। ठीक है, दूसरी चीज आपको मैं एक चीज और सिखाऊंगा आज, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना हुआ है। ठीक है, आपको उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, कि आपके पास एग्जैक्ट कंटेंट नहीं है, आपने सिर्फ सुना हुआ है, तो उसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन के एग्जांपल से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ठीक है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021। अब ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2023 जीएस 5 का जो मेंस का एग्जाम था, उसमें आया था क्वेश्चन। अब देखिए, कोई मुझे बता सकता है कि 2021 का सवाल, क्योंकि डेटा सेंटर पॉलिसी उत्तर प्रदेश की 2021 में है, खैर वो इंपॉर्टेंट है, वो 2021 में आई है, तो आने वाले काफी सालों के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जब तक वो पॉलिसी बदल नहीं जाती है तब तक वो पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है, पढ़ के रखनी है, प्रॉपरली पढ़ के रखनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक सोचना हो तो आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों स्पेसिफिकली 2023 में पूछा गया था। क्योंकि देखिए, आपको ध्यान होगा हमारी जो केंद्र सरकार है वो पिछले काफी टाइम से एक अधिनियम पे काम कर रही थी, एक बिल पे काम कर रही थी, जिसको हम कहते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम, और वो अधिनियम 2023 में आया था। ठीक है, तो बस वो अधिनियम 2023 में आया था, करंट अफेयर्स में रहा था। ठीक है, और उसी से इन्होंने यूपी डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि जो कीवर्ड है वो क्या है, डिस्कस। डिस्कस मतलब हमको उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स के बाद सिर्फ हमको हेडिंग नहीं बता देनी है, हमें उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें बतानी है, डिस्कस करना है। ठीक है, 125 शब्द का सवाल है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, इसमें डिस्कस, आप लोगों को कीवर्ड समझ में आ गया कि क्या करना है।
ठीक है, कोई उसमें क्रिटिकली एनालिसिस कुछ नहीं करनी है, सिर्फ डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है और उन ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, सिंपल साफ बात, सिंपल रखिए, कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि इस कीवर्ड में हम ऐसा करेंगे, इस कीवर्ड में हम वैसा करेंगे, बहुत माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं कीवर्ड्स में। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक तो आपको समझ में आ गया कीवर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा है उसने, सबसे पहला कीवर्ड है कि ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, उद्देश्य, और उसने डिस्कस करने को कहा है, मतलब चर्चा करने को कहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें अगर आप देखें डेटा सेंटर पॉलिसी, देखिए खाली आप लोग इसे खाली ऐसा नहीं है, मॉडल आंसर है आगे, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए इसे इस स्लाइड को खाली रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अब मेरा जो उद्देश्य रहेगा आप लोगों को पढ़ाने का वो ये रहेगा कि जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक पे है, मैं सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि साथ ही साथ आंसर राइटिंग के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। जितना ज्यादा रिवीजन होता रहेगा, हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके दिमाग में छपता जाएगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड इन एंड आउट आपका रिवीजन भी हो जाए, कंटेंट का जितना आपने पढ़ा है, और आंसर राइटिंग भी आपको समझ में आ जाए कि कैसे करनी है। अब देखिए इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहां पे कि डेटा, समझिए कि डेटा क्या होता है। ठीक है, या 2 कॉलम इसमें एक काम करते हैं, इस स्लाइड में मैं आपको पूरा कंटेंट समझाता हूं। ठीक है, और इसके बाद एक स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि इस कंटेंट को कैसे आप आंसर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे आप आंसर में कन्वर्ट करेंगे, या चलिए इसी में समझा देंगे, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसी स्लाइड में हम कोशिश करेंगे समझने की कि कंटेंट क्या है, वो पूछ क्या रहा है, और हमें उस कंटेंट को आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, नॉलेज को। अब देखिए सबसे पहले डेटा क्या होता है। देखिए डेटा कोई भी व्यवस्थित सूचना, व्यवस्थित सूचना। ठीक है, डेटा मतलब कोई भी व्यवस्थित सूचना। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर फैक्ट्स के फॉर्म में है, चार्ट्स के फॉर्म में है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में है, तो उसको हम कहेंगे डेटा। ठीक है, जैसे कि आप कभी भी किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहां पे आपको जो डेटा मिलता है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, वो प्रॉपर फ्रेमिंग में होता है। ये नहीं कि आधा डेटा इधर खिसक गया, आधा फिर उसका, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट का ध्यान रखा जाता है, हर चीजों का, लैंग्वेज का ध्यान रखा जाता है, भाषा का ध्यान रखा जाता है। तो व्यवस्थित डेटा, जो व्यवस्थित डेटा होता है, यानी कि सॉरी व्यवस्थित सूचना जो होती है, उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, इसकी आप एक और डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि व्यवस्थित सूचना या ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमको कुछ सीखने का मौका मिले। जैसे आपकी जो किताब है ना, किताब जो आप किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, वो भी एक डेटा ही है, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो व्यवस्थित मैनर में है। ठीक है, तो वो भी एक डेटा ही है और आप उससे सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम व्यवस्थित सूचना को हम कहते हैं क्या, डेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास इंट्रोडक्शन में क्या ऑप्शंस हैं, या तो आप डेटा की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, कि डेटा को, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं, बट उसका वो बहुत रेलेवेंट नहीं है। कोशिश करिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, भूमिका, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, और कंक्लूजन, निष्कर्ष, वो रेलेवेंट रहे, टॉपिक से एकदम टू द पॉइंट रहे। तो टू द पॉइंट आपको कैसे लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप मुझे बताइए कि, अब देखिए मैंने बताया आपको कि डेटा क्या होता है। ठीक, अब डेटा सेंटर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आप सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट इस्तेमाल कर रही है दुनिया। ठीक है, तो ये जितना भी डेटा है, आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप के पास, जैसे सपोज व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं, उनके पास जो डेटा है वो क्या होता है उस डेटा का। ठीक है, वो डेटा उनके पास बड़े बड़े सर्वर्स में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो डेटा सेंटर, आखिर डेटा सेंटर पॉलिसी क्यों लानी है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी डेटा सेंटर पॉलिसी ला रही है। क्यों, आखिर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है इन सब चीजों पे। तो देखिए बेसिकली जो इसमें पॉइंट है, मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंडिया में जो पूरी दुनिया में जो डेटा है, अच्छा देखिए डेटा का कुछ हिंदी, डेटा को ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है, तो इसमें ज्यादा लोड मत लीजिएगा। ठीक, तो इंडिया का जो
पूरे वर्ल्ड में जो डेटा है, पूरी दुनिया में जो डेटा घूम रहा है, उसमें जो इंडिया की का शेयर है, ठीक है, भारत का जो शेयर है वो है 20%। ठीक है, कितना? 20%। ये भारत का शेयर है। मतलब पूरी दुनिया में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, व्यवस्थित सूचना है, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, उसमें भारत का जो हिस्सा है वो है 20%। ठीक है, अब 20% आप समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि भैया हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या हो रही है और हम लोग इतना, मतलब इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी इंडिया में है। इंडिया में अच्छा खासा, आपको पता होगा कि इंटरनेट पेनिट्रेशन में भी इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है। अच्छा, इससे एक सवाल याद आया कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए टॉप 3 कंट्रीज का नाम इंटरनेट पेनिट्रेशन में। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट आती है, टॉप 3 कंट्रीज का नाम बताइए मुझे इंटरनेट पेनिट्रेशन में, कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, अब देखिए, तो इशू क्या है कि जो डेटा का शेयर है इंडिया का, पूरी दुनिया में जो सूचना घूम रही है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा घूम रहा है, अच्छा ध्यान रखिए, उस डेटा में हर कंट्री के सिटीजन का डेटा है। आप समझ रहे हो? क्योंकि जैसे आप अपना नाम डालते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप पे, आप अकाउंट बनाते हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो जितना भी उस ऐप से रिलेटेड है वो स्टोर्ड रहती है वहां पे। ठीक है, तो इशू देखिए क्या है कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है आखिरकार डेटा सेंटर पॉलिसी और डेटा प्रोटेक्शन करने की। देखिए, भारत का जो हिस्सा है पूरी दुनिया के डेटा में वो है 20%। ठीक, और इंडिया में जो डेटा प्रोसेस या डेटा कलेक्शन होता है, मतलब आप समझिए, अभी मैं समझाता हूं आप लोग को, घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन में जो भारत का हिस्सा है वो है सिर्फ 2%। ठीक है, अब देखिए ये चिंता का विषय क्यों है। देखिए, चिंता का विषय यह है कि इंडिया का जो पूरी दुनिया में जो डेटा घूम रहा है उसमें इंडिया का हिस्सा है 20%। यानी कि भारत में, भारत के लोगों का और भारत के अंदर जितना भी डेटा प्रोसेसिंग, जितना भी डेटा है, जितनी भी सूचना है, ठीक है, वो पूरी दुनिया का 20% है। लेकिन कलेक्शन में हम 2% पे हैं। इसका मतलब ये जो 18% का गैप है, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारे सिटीजन्स का जो डेटा है, वो यूज हम लोग कर रहे हैं किसी भी ऐप को या वेबसाइट को, लेकिन उसका डेटा प्रोसेस कहां हो रहा है? बाहर, दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, इसीलिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था। आप लोग देख लीजिएगा, केंद्र सरकार का जो बिल था उसमें यह बोला गया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब को जो भी इंडियंस का या सिटीजन्स का जो डेटा है वो यहीं पे प्रोसेस होगा और यहीं पे स्टोर होगा। हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके अंदर में ही डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अब ये सरकार ने क्यों कहा? ये सरकार ने इसलिए कहा क्या, क्योंकि हमारी जो जितने भी नागरिक हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनका डेटा, उनकी प्राइवेसी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। अब क्यों सुनिश्चित करनी है प्राइवेसी? भैया, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार जो है वो हमें, वो फंडामेंटल अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा। ठीक है, आर्टिकल बताइए। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। केस बताइए, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है? केएस पुत्तस्वामी केस 2017 वाला, जो फेमस राइट टू प्राइवेसी केस भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कैसे, तो मैंने आपको बताया कि मैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया डेटा भारत में, पूरी दुनिया में भारत का जो डेटा में हिस्सा है वो है 20%। मतलब भारत के लोग पूरी दुनिया के डेटा का 20% ऑक्यूपाई करके बैठे हैं या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टोर कितना हो रहा है? 2%। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका भी डेटा, मतलब यहां की कंपनियां जो हैं, यहां की सॉरी, बाहर की जो कंपनियां हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, वो उनके यूजर्स यहां हैं और करोड़ों में यूजर्स हैं। ठीक है, तो वो यहां के यूजर्स से पैसा बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो डेटा प्रोसेस कहां कर रहे हैं? कहां पे कर रहे हैं? दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, और इसी डेटा प्रोसेसिंग के हिसाब से वो टैक्स का भी नुकसान कराते हैं, हमारी जो केंद्र सरकार है उसको।
ठीक है, क्योंकि डेटा, सीधी सी बात है, अब जो उनकी डेटा स्टोरिंग वाली जो पूरी उनकी यूनिट है वो किसी दूसरे देश में है, तो इसका मतलब कि डेटा हमारे लोगों का, लेकिन प्रोसेसिंग वो कहीं और कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो हमारा डेटा बाहर जा रहा है, हमारी कंट्री के लोगों का डेटा, ऊपर से जो टैक्स उनकी जो कंपनी यहां अगर यहां वो डेटा प्रोसेसिंग की कंपनी होती और वो टैक्स दे रहे होते गवर्नमेंट को, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और इसी चक्कर में आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में कई बार इन पे पेनल्टीज लगाई गई हैं। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है कि आप देखिएगा कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी एक लॉ लेके आया था इससे रिलेटेड। ठीक है, वो देखिए, और उसके बाद ये देखिएगा कि उस लॉ से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन के वायोलेशन से रिलेटेड पेनल्टीज भी लगाई गई हैं बड़ी बड़ी कंपनीज पे, तो उसका क्या, कैसे कैसे लगाया गया है वो। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक, अब आप समझ में आ गया कि डेटा सेंटर की जरूरत क्यों है। ठीक है, डेटा सेंटर का मतलब ये है कि यहां पे एक सेंटर हो, एक कंपनी हो जिसमें काफी इंप्लॉइज हो, और वो वेबसाइट का या भारत के जो लोगों का डेटा है अलग अलग जगहों पे, वेबसाइट कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, प्राइवेट सरकारी कोई भी, डेटा जो है वो यहीं प्रोसेस होगा। ठीक है, अब सरकारी कंपनी जहां जितनी भी है उनका डेटा तो यहीं प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, मेन इशू जो है वो इन प्राइवेट जो एमएनसीज हैं उनके साथ है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेनली डेटा सेंटर पॉलिसी बनाने का ये ऑब्जेक्टिव है, आप कह सकते हो। अब यूपी, आखिरकार आप खुद सोचिए, डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है 2023 में केंद्र सरकार की तरफ से, और यूपी ने डेटा सेंटर की पॉलिसी 2021 में निकाल दी है। तो यूपी के प्रोएक्टिव होने का रीजन यह है कि हमारे यहां है नोएडा। ठीक है, नोएडा, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये जो नोएडा है, आपको पता है कि भारत के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब में से एक है। ठीक है, तो नोएडा में बहुत से ऐसे डेटा से रिलेटेड काम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यूपी को नीड लगी कि भैया हमको ये करना है कि पहली चीज तो हम भागीदारी करेंगे भारत के लोगों का डेटा सुरक्षित रखने में, कि भारत के लोगों का डेटा भारत से बाहर ना जाए। दूसरी चीज, यहां पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, यहां पे एक राजस्व कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी है, आप समझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि नोएडा में, मान लीजिए नोएडा में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, उनके डेटा सेंटर्स अगर खुल गए यूपी में अलग अलग जगहों पे, ठीक है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। ठीक है, प्लस जो भी टैक्सेस हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार के लिए। तो मतलब हर तरफ से फायदा है, प्लस जो प्रिवेसी है आप उसका भी पालन कर रहे हैं, राइट टू प्रिवेसी का। ठीक है, तो हर तरफ से इसमें सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 में आई है, अब आप समझ गए ना कि डेटा सेंटर पॉलिसी क्यों लाई गई, डेटा क्या होता है, क्या जरूरत है डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, हम इसी में से अभी इंट्रोडक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें से इंट्रोडक्शन निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप बताइए, इसमें से इंट्रोडक्शन निकालना, क्योंकि ये ज्यादा रेलेवेंट है ना भाई, बिल्कुल रेलेवेंट है। अब डेटा की डेफिनेशन लिख दीजिए, तो वो तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि थोड़ा आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का जो मेंस आप दे रहे हैं, तो उस लेवल के हिसाब से, प्लस वो रेलेवेंट भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, भूमिका जो होगी वो कैसे शुरू होगी, वो इसी तरीके से शुरू होगी कि भैया कि पॉलिसीज, इस तरीके की जो पॉलिसीज है डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसीज जैसी पॉलिसीज जो हैं वो यूपी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी में नोएडा जैसा एक आईटी हब है, और पूरे भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत का जो पूरी दुनिया के डेटा में हिस्सा है वो 20% है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 2% है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखिए, अब हम मेन बॉडी पे आते हैं। ठीक है, अब मेन बॉडी क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ऑब्जेक्टिव्स हम चलिए ऑब्जेक्टिव मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव 4-5 ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ध्यान रखिए, जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बाकायदा पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, 17 पेज की पीडीएफ है। आप गूगल पे जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां से। ठीक है, 17 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, उसमें काम का शुरू में आपको है, वहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको आंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
अब जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो वो आपको आंसर, क्योंकि 17 पेज का है वो, ठीक है, उसको आंसर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसीलिए मैं बैठा हूं, ठीक है, आपको बताने के लिए, ठीक है। प्लस देखिए, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पॉलिसी आई तो आपको एकदम अचानक से आ जाएगा कि यार आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आपको ये तो पता है कि भाई डेटा से रिलेटेड कुछ होगा और डेटा सेंटर से कुछ रिलेटेड होगा, प्रिवेसी से रिलेटेड, सिटीजन्स के डेटा से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ये तो आपको आइडिया होगा ना। तो जब ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो पैनिक नहीं होइएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं और उनके अकॉर्डिंग आसपास आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है, तो मैं इसीलिए हूं यहां पे आपको सिखाने के लिए कि आंसर राइटिंग कैसे कैसे करनी है, कला क्या होती है आंसर राइटिंग की। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, मैंने तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, मान लीजिए क्वेश्चन आता है और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है आपको इसके बारे में, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए, आप एक एस्पिरेंट हो, तो ये डेटा का जो भी केंद्र सरकार का मामला चल रहा है, इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि डेटा सेंटर क्यों बनाना है भारत में। डेटा सेंटर मतलब डेटा का केंद्र, मतलब वहां पे सारा डेटा होगा, प्रोसेसिंग होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, तो इतना तो आइडिया होगा। अब देखिए, आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ये नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आपको आंसर लिखना, मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे आप। तो उसमें आप इंट्रोडक्शन क्या लिख देंगे। आपको नोएडा तो पता है कि यूपी में नोएडा जो है वो एक हब है, आईटी हब है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन की ही बात हम कर रहे हैं, डेटा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, एकदम प्रॉपर समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप उस केस में क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भैया आप सीधे से ये लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021, सीधे टू द पॉइंट आइए, ठीक है, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 came with the objective of developing conducive environment for data center ecosystem या data processing ecosystem in Uttar Pradesh where Noida is a IT hub cluster famous all over the world, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ फैंसी वर्ड लेके आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, नोएडा का नाम लिख दिया, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको नॉलेज है, ठीक है। जबकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी के बारे में, तब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आपने ये सब पढ़ रखा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये लिख दिया मान लीजिए, अब आप आएंगे बॉडी में। अब आपको नहीं पता है इसके बारे में कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेकिन अब आप खुद अपनी बुद्धि लगाएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आप खुद सोचिए उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि भैया जो डेटा सेंटर है वो डेवलप करना, स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब आधुनिकतम डेटा सेंटर्स डेवलप करना, डेटा केंद्र डेवलप करना यूपी में, एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया जो डेटा इंडस्ट्री है या डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको लेकर एक इनोवेटिव इन्वायरमेंट डेवलप करना, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। आप समझ रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है जो डेटा सेंटर्स होंगे ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज नहीं होंगी, ये एमएसएमईज और स्टार्टअप्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव देखिए आपने ऐसे ही लिख दिया, आपके तकरीबन 80 शब्द तो मैंने आपको बता दिया जब आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव आप क्या लिख देंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव मान लीजिए आपको कुछ आइडिया नहीं है इसमें, तीसरा ऑब्जेक्टिव आप लिख देंगे कि जैसे सपोज आपको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, दो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी फोकसेस ऑन सिटीजन्स डेटा प्रोटेक्शन, ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पैनिक नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा, अब आपने देखा कि भाई उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 लिखा है, अब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैंने आइडिया है बट मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, स्पेसिफिकली मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो घबराना नहीं है। आप पेन चलाना शुरू करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे आपके कैलिबर पे पूरा भरोसा है, क्वालिटी पे भरोसा है कि आप एक बार बिना पैनिक हुए पेन चलाना एग्जामिनेशन हॉल में चालू करेंगे ना, तो आप तुरंत 150 शब्द का 125 शब्द का आंसर लिख देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए अपने आप पे, भरोसा रखिए अपने इस पे, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने टाइम से, आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, भरोसा रखिए इस पे और भरोसा रखिए मुझ पे, ठीक है।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर ये सीरीज फॉलो कर ली मेरी, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, इतनी आंसर राइटिंग की कला मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको बताया कि जब आपको कुछ आइडिया ना हो। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली में है क्या क्या। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव तो वही है जो इनका विजन है। ठीक है, और विजन क्या है? विजन वही है कि एक इन्वायरमेंट देना, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक कंड्यूसिव और सपोर्टिंग इन्वायरमेंट देना। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, दूसरा विजन क्या है? रुक जाइए, आप एक काम करिए, इसको इस तरीके से, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड रुको, इसको ना आप एक काम करो, इसमें जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो ध्यान देने वाले हैं, जिसके लिए क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है, आप पहले उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो ये है कि इसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का उद्देश्य है या टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखिए, देखिए मैंने कैसे लिखा है रुपीस को। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए आप ऐसे लिख रहे हैं अगर, तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन समझिए इस चीज को कि ये है हमारा साइन, रुपी का सिंबल। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये छोटी सी चीज है कहने को, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा एग्जामिनर पे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जहां भी आप कहीं रूपी लिखें, कुछ भी रुपीस से रिलेटेड लिखें, तो ऐसे लिखें, उसके सिंबल के साथ लिखें। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये सब सटल तरीके होते हैं, सिंपल सटल सोबर तरीके होते हैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के, और यही प्रदर्शन आपको करना है एग्जामिनर के आगे मेंस में। मेंस का कंसेप्ट ही है ज्ञान का प्रदर्शन कैसे करें अच्छे से। ठीक है, वही करना है आपको। ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली ज्ञान का प्रदर्शन करना है, ताकि ऐसा भी ना हो कि एग्जामिनर को यह भी ना लगे कि यार ये अपने ज्ञान का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, या इससे पूछा नहीं गया और ये फिर भी बताया दे रहा है, मतलब ज्ञान अपना दिखा रहा है मुझे, और उसको यह भी ना लगे कि इसे कुछ आता ही नहीं है। तो सोबर सटल तरीके से आपको अपना ज्ञान दिखाना है, जैसे कि ये एक तरीका हो गया। ठीक है, तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की इसमें तैयारी है सरकार की। ठीक है, अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 3। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स, कम से कम एटलीस्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट। अब देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट एक फ्रेज है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है कि आधुनिकतम स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स स्टैब्लिश करने जाएंगे यूपी में। ठीक है, एटलीस्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का अर्थ क्या हो गया? आधुनिकतम। ठीक है, एटलीस्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स इन यूपी, ये बनाए जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये हो गया 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। एक हो गया एटलीस्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स इन यूपी। ठीक है, आधुनिकतम डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज परेशान मत होइए, ये आपका है। ये देखिए मॉडल आंसर्स मैंने खुद लिख के अपलोड किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सबसे पहले सब कुछ समझाऊंगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ समझाऊंगा, ताकि आंसर राइटिंग के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए इसमें सब कुछ है, ये देखिए। ठीक है, इसमें सब कुछ है ना। ठीक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, ये देखिए। ठीक है, सब प्रॉपरली है, परेशान मत होइए, पूरा इंतजाम है, आप लोगों को एकदम सिखा के छोड़ूंगा मैं आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट ये है कि हमको 250 मेगावाट, ठीक है, 250 मेगावाट की क्या, 250 मेगावाट की कैपेसिटी, 250 मेगावाट की कैपेसिटी बनानी है हमें। किसकी? 250 मेगावाट की कैपेसिटी बनानी है हमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी।
ठीक है, 250 मेगावाट की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी एक इसका लक्ष्य है कि 250 मेगावाट की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक, तो 3 लक्ष्य ये आपके हो गए। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स इन यूपी, मतलब आधुनिकतम डेटा सेंटर, एटलीस्ट 3, सिर्फ 3 नहीं, एटलीस्ट 3 तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, और स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब आधुनिकतम से आधुनिकतम, मतलब बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी वाले डेटा सेंटर्स हम वहां यूपी में स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका ये 250 मेगावाट का डेटा स्टोरेज कैपेसिटी का टारगेट रखा गया कि सिर्फ यूपी में 250 मेगावाट की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी हम स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए चौथा ऑब्जेक्टिव वही कि हमको क्या करना है, हमको इन्वेस्टमेंट्स जनरेट करनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे रोजगार आएगा, इंप्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या आएगा, रोजगार आएगा, इंप्लॉयमेंट आएगा। और तीसरी चीज क्या हो रहा है कि इंप्लॉयमेंट तो मिल ही रहा है, रोजगार मिल ही रहा है, प्लस गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल रहा है, राजस्व। ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल रहा है इससे। ठीक है, और उसके बाद आपको रोजगार, राजस्व, प्लस एक और चीज है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21, ठीक है, वो भी अपहोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे कि ठीक है, another most important objective of Uttar Pradesh data center policy 2021 is to attract investments from all around the world which will create employment and revenue through MSMEs and startups while protecting citizens right to privacy at the same time। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आपके 4-5 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 4-5 पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, अब इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि ये पूरा जो आपने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये 4 पॉइंट जो आपने लिखे हैं, इनका क्रक्स, ठीक है, इनका क्रक्स करके आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक्चुअली मैं एक और स्लाइड लेना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट में आपको रुक जाइए। ठीक है, आपको समझना आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा है इसमें, ताकि आपको समझ में आए एकदम अच्छे से। ठीक है, मेरी कोशिश यही है, क्योंकि मैं लिखता चला जाऊंगा, स्लाइड्स बदलता रहूंगा तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, एक पॉइंट, हाँ देखिए, ठीक है, 250 मेगावाट। ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको, 2 है ये। ठीक है, 250 मेगावाट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो इन सारे पॉइंट्स का एक क्रक्स हम 5वें में लिख देंगे कि टू इस्टेब्लिश conducive environment for data processing industry। ठीक है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर, ये क्योंकि ये पूरी एक इंडस्ट्री है भाई। आपको पता है कि डेटा, आपने सुना होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू गोल्ड। आज के जमाने में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे कीमती चीज है ना दुनिया में, वो डायमंड नहीं है, या वो सोना नहीं है, या वो तेल नहीं है, ठीक है, क्रूड ऑयल नहीं है, वो है डेटा।
पूरी दुनिया डेटा पे चल रही है इस वक्त। और हम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम प्रवेश करने वाले हैं, बल्कि ऑलमोस्ट प्रवेश कर चुके हैं, वो सब कुछ डेटा पे डिपेंडेंट है। आप देखिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो डेटा पे ही तो डिपेंडेंट है सब कुछ। वो डेटा से ही तो सारा प्रोसेसिंग हो रही है, सारा जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो सब डेटा पे ही तो डिपेंडेंट है। तो डेटा इज द न्यू गोल्ड, ठीक है। तो टू इस्टेब्लिश मतलब वो पूरा एक इंडस्ट्री है प्रॉपर, ठीक है। टू इस्टेब्लिश कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर डेटा, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, ध्यान से देख लीजिए, मैं इधर हो जा रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि मैं पहले आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा। मैंने आपको समझाया डेटा क्या होता है, ठीक है, डेटा सेंटर्स की पॉलिसी, डेटा सेंटर्स की और डेटा सेंटर पॉलिसी की आखिर जरूरत क्यों है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। फिर मैं आप मेन बॉडी पे आया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव से समझाया, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मेन, ठीक। और इसी तरीके से देखिए ये पूरा आंसर, आपका पूरा आंसर खत्म हो गया। अब हम इसमें एक कंक्लूजन डाल देंगे। कंक्लूजन इसमें आप, खैर कंक्लूजन आप लोगों को खुद ही बनाना चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन बता देता हूं। मैं आपको दो तरीके से आंसर बता रहा हूं। पहला, अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको डेटा सेंटर पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर आपको डेटा सेंटर पॉलिसी के बारे में कुछ अता पता नहीं है 2021, तो कैसे आप कंक्लूजन लिखेंगे? आप ऐसे कंक्लूजन लिखेंगे कि भाई आप शुरू करेंगे कि द प्रेजेंट, अब देखिए ये मैं यही क्रिएट कर रहा हूं आपका कंक्लूजन। मैंने अपनी स्लाइड में कंक्लूजन कुछ और लिखा है, मेरी कॉपी ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ठीक है, ये देखिए शिवांशु मिश्रा, ठीक है, मेरी कॉपी में जो मैंने आंसर लिखा है खुद से, ये देखिए, ये देखिए, इसमें मैंने कुछ और लिखा है, इसमें मैंने कुछ और, ठीक है, कंक्लूजन लिखा है। यहां पे मैं आप लोगों के लिए कंक्लूजन क्रिएट कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो देखिए अगर आपको, तो आप क्या लिखेंगे कि इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, it is very important to invest in data processing industry to protect कंट्रीज डेटा। आप सिटीजन्स की जगह कंट्री भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरी कंट्री का ही डेटा है वो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट कंट्रीज डेटा एंड टू डिजिटाइज गवर्नेंस, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजिटाइज गवर्नेंस एंड टू प्रोटेक्ट कंट्रीज डेटा, and for all of this we need our country and our state needs a robust, structured and streamlined data center policy which was implemented in 2021। तो इस तरीके के मल्टीपल इंट्रोडक्शंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जब आपको आइडिया नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये वाली लाइन है कि डेटा इज द न्यू गोल्ड या डेटा इज द न्यू ऑयल। अब देखिए आप कैसे, अब देखिए इसमें कंक्लूजन देखिए कितना बढ़िया बनेगा। देखिए इट इज सेड दैट डेटा इज द न्यू ऑयल ऑब्लिक गोल्ड, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर द डेटा सेंटर इंडस्ट्री टू फ्लरिश इन यूपी एज वेल एज इन इंडिया टू प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट सिटीजंस डेटा, ठीक। अब आप देखिए इसमें ये वाली लाइन आपने डाल दी, डेटा इज द न्यू ऑयल गोल्ड, कंटेम्पररी रेलेवेंस आ गया। अब मैं आपको यही बोलता हूं कि अपना जो कंक्लूजन है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, टू द पॉइंट होगी। आपका जो कंक्लूजन है वो प्रेजेंट कंटेम्पररी वर्ल्ड में होगा या फ्यूचरिस्टिक होगा। देखिए हो गया, ये लाइन पढ़ते एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि आपको आइडिया है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया खत्म कंक्लूजन। अब ये लाइन आपने लिख दी, इसके बाद आप कुछ भी कीवर्ड्स का यूज करके अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सिर्फ ये खेल दिखा के नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया वो तो समझाया ही, आपकी सुविधा के लिए हम यहां हैं, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए
यही जो मैंने आपको एकदम प्रॉपर समझाया, इसी को मैंने आंसर मॉडल आंसर के फॉर्म में आपको दे रखा है। ठीक है, आपको पता है कि मॉडल आंसर्स है ना कि कितनी किल्लत है ना दुनिया में है ना, आप एक्सपीरियंस से आप जानते होंगे कि मॉडल आंसर्स या तो मिलते नहीं है, या अगर मिलते हैं तो वो ऐसे ही किसी से लिखवा के डाल दिए जाते हैं, या यूट्यूब पे या गूगल पे अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इशू मुझे पता है, मुझे आइडिया है। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप का एग्जाम निकले और आप आंसर राइटिंग सीखो, इसलिए मैं हर पॉसिबल तरीके से आपकी मदद करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा आपकी मदद करने की। ठीक है, तो पहले मैंने आपको पूरा तरीका समझाया, पूरा टॉपिक समझाया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद मैंने आपको आंसर की पूरी रूपरेखा दिखाई कि हम कैसे अपने ज्ञान को, हम कैसे अपने इतने सारे ज्ञान को 150 या 125 शब्द में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आपका। ठीक है, और अब देखिए ये रहा आपका मॉडल आंसर। ठीक है, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, ये मैंने खुद लिखा है। ठीक है, और मैं आपको कॉपी में भी दिखा चुका हूं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि हमने किसी और से लिखवाया, किसी और के उसमें, और उसने कॉपी पेस्ट किया इधर उधर से, और ना, ये मैंने खुद लिखा है और वेल रिसर्च्ड, और हर चीज डालने की इसमें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है कि ये बेस्ट से बेस्ट आपको आंसर मिले। ठीक है, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना है ना कि मैं क्लेम कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन पे इससे अच्छा आंसर अवेलेबल नहीं है इस वक्त। ठीक है, ये मैं क्लेम कर सकता हूं, डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं पीवाईक्यूज आपको कराऊंगा, ठीक है, उस पे इससे अच्छे मॉडल आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं कराऊंगा, मैं इसके साथ साथ इन्हीं से रिलेटेड खुद के फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए, पॉलिसीज लाइक उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी आर इंपॉर्टेंट फॉर उत्तर प्रदेश विच इंक्लूड्स, ये देखिए, नोएडा वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आईटी हब्स, यही मैंने आपको बताया, आईटी हब, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आईटी हब्स। ठीक है, एंड फॉर इंडिया एज अ होल, एज इंडिया हैज 20% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा बट ओनली 2% ऑफ द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इसीलिए हमको डेटा सेंटर की जरूरत है। तो आपने तुरंत इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया। अब देखिए, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे वही 4-5 पॉइंट है। ठीक है, ये देखिए, 250 मेगावाट डेटा सेंटर डेवलप करना है, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, एटलीस्ट कम से कम 3 स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब वही पूरा क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इकोसिस्टम है। ठीक है, प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। ठीक, फिर ये देखिए, इट इज सेड डेटा इज द न्यू ऑयल गोल्ड, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर द डेटा सेंटर इंडस्ट्री टू फ्लरिश इन यूपी एज वेल एज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोसेस सिटीजंस डेटा। ठीक है, तो ये सब मैंने आप ही के लिए लिख रखा है कि आप ही को पहले तो आप समझिए। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? देखिए, प्रोसेस ये होगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चंस को, आप वीडियो देखेंगे, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लिख लोगे, वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत आप लिख लोगे, क्योंकि मैं आपको उस क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो इन एंड आउट समझाऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन शर्त बस यही है कि वीडियो खत्म होते ही आपको वो आंसर लिखना है, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें रहेंगी। तो वीडियो खत्म होते ही वो आंसर लिखिए, उसके बाद फिर से वीडियो चलाइए और फिर से एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो मॉडल आंसर देखिए, अपने आंसर से कंपेयर करिए, और फिर पूरा आपका आंसर राइटिंग तैयार। ठीक है, इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी आंसर राइटिंग की प्रॉपर कला में डेवलप करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। ठीक, और हिंदी मीडियम वालों परेशान मत हो सबके लिए इंतजाम है यहां। ठीक है, मुझे सबकी प्रॉब्लम पता है कि क्योंकि मैंने खुद वो सारी चीजें देखी हुई हैं कि यूपीएससी में क्या होता है। यूपीएससी में जो हिंदी का बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसको बड़ा इशू होता है मटेरियल एंड ऑल लेने में, क्योंकि वहां पे फिर ट्रांसलेशंस के इशू हैं और बहुत सारे इशू हैं। यूपी बीसीएस में क्या होता है कि इंग्लिश के बच्चे को इशू होता है। ठीक है, तो भाषा के आधार पे भैया किसी को इशू नहीं होना चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, और मैं आपको पहले से ही मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि जो भाषा है उसके लिए रिजिड मत बनिए। हिंदी मीडियम वाले आप कोशिश करिए थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखने की और इंग्लिश पढ़ने की, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, जो भी लैंग्वेज आपको मौका मिले। आपको अगर तमिल सीखने का मौका मिला है, तमिल सीखिए।
कन्नड़ा सीखने का मौका मिला, कन्नड़ा सीखिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप हिंदी पढ़िए, हिंदी सीखिए। आपको कोई भी लैंग्वेज मिलेगा, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, मैंडरिन, कोई भी लैंग्वेज सीखने का मौका मिल रहा है, सीखिए, ठीक है। लेकिन पहले अपना पहले एग्जाम पे फोकस करिए, वो मैं कह रहा हूं, जब आपको मौका मिलेगा तब सीखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए वही सेम चीजें, 20% हिस्सा भारत के पास दुनिया के डेटा का 20% हिस्सा है, लेकिन केवल 2% संग्रहण क्षमता है, ठीक है। फिर ये देखिए वही पॉइंट, 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, ठीक है। निजी डेटा सेंटर पार्क कम से कम 3 पार्क, ठीक है। उसके बाद वो, ठीक। और यही मैंने आपको बताया कि डेटा जो है वो नया तेल ऑब्लिक सोना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में और भारत में नागरिकों के डेटा को प्रोसेस और संरक्षित करने के लिए डेटा केंद्र उद्योग के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाया जाए, ठीक है। तो ये आपको मैंने आंसर राइटिंग भी बता दी, ठीक, मैंने पूरा आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया, आंसर राइटिंग समझाई कि आप कैसे इतने बड़े आंसर को, इतने बड़े ज्ञान को 125 शब्दों में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैंने आपको खुद का लिखा हुआ, खुद का ऑर्गेनाइज किया हुआ मॉडल आंसर भी दिखाया, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं अपनी इस क्लास को, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को, जीएस फोरम की कम्युनिटी को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। हम एक परिवार हैं, आपको भी परिवार की तरह ट्रीट करेंगे, एंड वी आर इन दिस टुगेदर, हम साथ हैं इस लड़ाई में, ठीक है। और मंजिल पे पहुंच के ही रुकेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है। फिर कब मिलोगे, कल मिलेंगे, ठीक है, नई क्लास के साथ और नए प्रश्न के साथ, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं आपसे, सायोनारा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। पढ़ते रहिए, माता पिता की सेवा करिए, सम्मान करिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, जय श्री राम।